तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है। दोस्तों, आपने अलंकार कई बार कई जगह और कई सारे टीचर्स से पढ़ा समझा होगा, लेकिन आज बहुत हटके मज़ेदार अलंकार पढ़ेंगे हम फिल्मी गानों के साथ। जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार बार बार, वो तो मैंने रखे ही हैं। साथ में जो मेन चीज़ है समझने का तरीका, ट्रिक, वो है फिल्मी गाने, जो कि मेरी खुद की रिसर्च है। लंबी रिसर्च के बाद मज़ा आपको बहुत आएगा, समझने को भी मिलेगा। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक मेरे लिए, शेयरिंग अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर एक एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस टॉपिक की तो हमारे चैनल पे सभी टॉपिक्स और सभी चैप्टर्स की प्रॉपर वीडियो डाली गई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन वीडियोस को ले सकते हैं। साथ में हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम जाने अलंकार होता क्या है। अलंकार का अर्थ है अलंकरण। अलंकरण का होता है सजावट, सजाना। ठीक, कुछ शब्द मैंने मॉडर्न लाइफ से जुड़े हैं उनको निकाला है, जैसे आभूषण, जेवर, गहने या मेकअप, क्योंकि न्यू जनरेशन मेकअप को बहुत पसंद करती है। तो जैसे एक लड़की, एक नायिका, एक हीरोइन आभूषण पहनती है, जेवर पहनती है, गहने पहनती है, मेकअप करती है सिर्फ और सिर्फ सुंदर लगने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, सेम ऐसे ही हमारे पास अलंकार भी है। और अलंकार का काम भी मेकअप करना, जेवर आभूषणों की तरह सजाना होता है। अब आप कहोगे कि मेकअप करना, आभूषण पहनना, ये तो किसी लड़की का, कामिनी का, हीरोइन का काम है। तो भाई, हम काव्य को कैसे मेकअप करेंगे, तो यही हम समझें। इससे पहले हम देखेंगे कि जो अलंकार है बेसिकली वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, जब शब्द बड़े ही सुंदर हों, जब मेकअप शब्दों का किया हो तो हमारा शब्दालंकार होता है। जब ये मेकअप, गहने या जेवर अर्थ को पहनाए गए हों, यानी कि शब्द भले इतने अच्छे ना हों लेकिन अर्थ गजब का हो, तो वहाँ पर अर्थालंकार। और जहाँ पर मेकअप शब्दों का भी हो, अर्थ का भी हो, उसे कहते हैं उभयालंकार, यानी कि शब्दों का और अर्थों का दोनों जो है बहुत अच्छे मज़ेदार रहें। तो आगे हम जो अलंकार मेन आपको आते हैं उनको हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। आइए, सबसे पहला जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। जी हाँ, फिल्मी गाने से हम समझेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार होता क्या है, कैसे इसे पहचानेंगे हम, उसके बाद हम गाने और बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में हर बार और बार बार पूछे जाते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से बना है। अनुप्रास जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। पहला है अनु। अनु का मतलब होता है बार बार, रिपीटेशन, है ना। आवृत्ति मतलब होता है, प्रास मतलब आवृत्ति, यानी कि जो बार बार प्रयोग हो रहा हो उसे अनुप्रास कहेंगे। एक बार समझ लेते हैं। जहाँ समान वर्ण या अक्षर बार बार प्रयोग हो, एक ही तरह का अक्षर, ध्यान रखें, शब्द नहीं कह रहा हूँ, अक्षर बार बार प्रयोग हो रहा हो और मज़ा आ रहा हो, क्योंकि ये शब्दालंकार है ना। और यहाँ पर जो मेकअप है वो शब्दों पर है, मतलब क्रीम पाउडर जो भी है ना, वो सारा का सारा शब्दों पर है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने गाने लिए हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, है ना। तो भैया चाचा का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और गाना है कि चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटनी चाटे चीटी चाने चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। तो यहाँ पर चा और टा बार बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार है। अब जो बार बार आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पहला अलंकार है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च, र और ल बार बार, यानी कि 1 2 3 4 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है। तो सिंपल सा समझ जाइए कि जहाँ पर एक अक्षर कई बार और बार बार प्रयोग हो रहा हो, मज़ा आ रहा है आपको सुनने में, हाँ मज़ा आना चाहिए भाई, है ना। जैसे आपने देखा होगा लड़कियों को वो मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ कितना मतलब एक मुंह पे ही इतना ज़्यादा मतलब मेकअप कर देते हैं कि भाई गज़ब हो जाता है। तो बस वही गज़ब आपका काव्य में होना चाहिए। एक ही अक्षर, एक ही तरह के जो वर्ण हैं वो बार बार आ रहा हो, ननो नो 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 ना नुना। हाँ, ये भी एक श्लोक है, ना का प्रयोग ही पूरे श्लोक में है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वो सारे अलंकार के एग्जाम्पल लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये 9th के सिलेबस में भी हैं। आपने रसखान के सवैये पढ़ा होगा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर का और ल, ठीक है, ये बार बार जो है प्रयोग हुआ है, जिसके कारण ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरे में देखो कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पर जो है ता का जो अक्षर है वो बार बार प्रयोग हुआ है। इसी तरह से कवर देख लो, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जे ही न जे ही न जे ही। तो यहाँ पर देखो जा हा यहाँ पर जो है बार बार प्रयोग हुए हैं और ना, तो ये जो है ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप समझ सकते हैं और आप अगर डेफिनेशन समझ जाओगे तो आप एग्जाम्पल भी आराम से कर लोगे। अगला अलंकार लेते हैं। तो अगला अलंकार है यमक और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु हर शब्द का अर्थ अलग अलग हो। ध्यान से समझना, पिछले अनुप्रास में आपने एक अक्षर बार बार आ रहा हो, वर्ण बार बार आ रहा हो, जैसे च क म, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द बार बार आए, एक से ज़्यादा बार शब्द आए, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो। मतलब एक बार मैं आशीष सर हूँ और दूसरी बार मेरा नाम आशीष आशीर्वाद के लिए प्रयोग हो रहा हो। एक ही शब्द हो, दो जगह हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले फिल्मी गाना देखेंगे। समीर कपूर का गाना है जो मैं गा रहा था पहले कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है। तो इस गाने में जो जान शब्द है वो दो बार प्रयोग हुआ है। भाई एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो दो बार है और दोनों बार जान शब्द का अर्थ अलग अलग है। देखिए पहले जान में कि तुमने किसी की जान को, ये कौन सी जान है, जिंदगी है। तुमने किसी को मरते हुए देखा होगा और वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो पहली बार जो जान है वो जिंदगी है, दूसरी बार जो जान है वो अपनी हीरोइन प्रियतमा या गर्लफ्रेंड के लिए कह रही है ना, कह रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि शब्द एक जैसा एक से ज़्यादा बार हो, हर बार दोनों का, तीनों का अर्थ अलग अलग हो। आइए काव्य में देखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय और या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है कि कनक कनक, यहाँ पे कनक दो बार प्रयोग हुआ है। ठीक, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले बार कनक का अर्थ है धतूरा, है ना, जो शंकर भगवान को चढ़ता है उसे कहते हैं कनक यानी कि धतूरा। और दूसरा कनक है वो है सोना यानी कि गोल्ड। अब देखिए कि जब कनक खाता है तो मदमस्त हो जाता है। देखिए कनक कनक थे 100 गुनी, जब जो कनक है, जब सोना और जब धतूरा 100 गुना किसी को मिल जाए तो उसे मादकता आ जाती है, वो मस्त हो जाता है, बस झूमने लग जाता है। अब देखिए वह खाए बोराए जगह, अगर आप ज़्यादा मात्रा में धतूरा खा जाते हैं तो भैया नशा चढ़ जाता है ना। इसीलिए भांग धतूरा इसे कम सेवन करने के लिए, ना सेवन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये नशा चढ़ जाता है। तो वह खाए बोराए
बोराए मतलब बौखला जाना, पागल हो जाना, और वह पाए बोराए, और दूसरा पाना यानी कि सोना। अगर सोना हमें मिल जाए तो हम तब भी पागल हो जाते हैं, और अगर हमें सोना यानी कि कनक धतूरा खाने को मिल जाए हम तब भी पागल हो जाते हैं। ठीक, एक ही शब्द है, 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार, एक बार कनक का अर्थ धतूरा, दूसरी बार कनक का अर्थ सोना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। देखिए, पहले घटा का अर्थ है बादल, यानी कि बादल को घटा कहते हैं ना, कि काले घटा यानी कि काले बादल। जब काले बादल आसमान में आए तो उनका जो घमंड है वो घट गया, पावर नहीं थी काले बादलों में, तो काली जो घटा बादलों का जो घमंड है वो घट गया। तो एक बार घटा बादल, दूसरी बार घटा कम होना यानी कि माइनस होना। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है। तो पहली बार जो बेर है, हाँ, पहली बार जो बेर है वो टाइम है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर, मैंने आपको कई बेर बता दिया। तो बेर का मतलब होता है टाइम। एंड दूसरा बेर है फल। तो जो 3 बेर खाती थी, जो 3 टाइम खाती थी, आज वो 3 बेर खा रही है, सिर्फ बेर फल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला अलंकार है श्लेष। सबसे पहले जानते हैं इसके अर्थ को, परिभाषा को, फिर जानेंगे फिल्मी गाना, और फिर जानेंगे काव्य के एग्जाम्पल। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका यानी कि जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ से हमारी उंगलियां चिपकी है, ऐसे ही श्लेष भी एक हाथ है जिसे उंगलियां चिपकी हुई है। कैसे देखें, श्लेष का अर्थ है चिपका, अर्थात जहाँ एक शब्द पर अनेक अर्थ चिपके हों। जैसे ये श्लेष है हाथ, है ना ये, और इससे जो उंगलियां चिपकी हैं वो है अर्थ। मतलब जहाँ एक शब्द प्रयोग हो लेकिन उसके अनेक अर्थ हों। काव्य में जहाँ पर शब्द एक ही प्रयोग हो रहा हो लेकिन उस एक शब्द के 2 अर्थ हों, 3 अर्थ हों, 4 हो, 5 हो। पिछले में आपने देखा कि शब्द एक हो लेकिन कई बार प्रयोग हो और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है ना वो कई बार प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। सबसे पहले गाना देख लेते हैं कि लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। ये गाना है, फिल्मी गाना है, जानवर फिल्म में शम्मी कपूर का। एक लड़की है, उसकी हीरोइन है, वो मैदान में खड़ी है और उसने लाल साड़ी पहनी है। अब जो शम्मी कपूर है वो उस हीरोइन को देख करके गाना गाते हैं कि लाल छड़ी मैदान खड़ी। यहाँ पर जो लाल छड़ी है वो एक तो मैदान में एक लाल छड़ी भी है, डंडा भी है, और एक लाल छड़ी हीरोइन भी है। तो जो हीरो है वो एक प्रयोग लाल छड़ी का हीरोइन के लिए हुआ जो लाल साड़ी में है, और दूसरा अर्थ लाल छड़ी एक डंडे के लिए प्रयोग हुआ है। मतलब यहाँ पर लाल छड़ी तो एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ कितने हैं, 2 हैं। लाल छड़ी 2 बार प्रयोग तो नहीं हुआ ना, एक ही बार हुआ लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अब देखो आगे एग्जाम्पल में जो काव्य में है, मंगत को देख पट देत बार बार है। एक घर है, वहाँ पर जैसे वो मंगत को देखते हैं, मंगत मतलब होता है मांगने वाला। जब भी कोई मांगने वाला आया, भिखारी आया, सपोज करो आपके घर में सुबह सुबह मांगने वाले कई सारे लोग आ जाते होंगे। अब कईयों को तो आपकी मम्मी डंडा मार के भगा देती होगी, कईयों को आपकी मम्मी खूब सारी चीज़ें दे देती होगी, और कईयों को मम्मी देख करके दरवाज़ा बंद कर देती होगी। तो सेम यहाँ पर है कि मंगत को देख पट। यहाँ पर जो पट शब्द है उसके 2 अर्थ हैं। पहला कि मांगने वाले को देख करके पट, पट यानी कि दरवाज़ा कर देती है बार बार। जैसे मांगने वाला दिखा, मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मांगने वाले के लिए पहला पट यानी कि दरवाज़ा, और दूसरा पट यानी कि कपड़ा। जैसे ही मंगत को देखा मम्मी ने तो वो क्या करती है, हर बार उसे पट दे देती है, कपड़े दे देती है। कई कुछ दे दिया, कई बार कुछ दे दिया, तो खूब सारे कपड़े दे देती है। एक मंगत पट के लिए 2 अर्थ हो गए।
ऐसे ही सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुवर्ण शब्द है उसके 3 अर्थ हैं। कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए अलग अलग है। अब तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इसे आप उतारते भी जाइए ताकि आपकी नोट्स भी बन जाए और आपको समझ भी आ जाए। सुवर्ण एक ही शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसके अर्थ 3 हैं। सुवर्ण कवि सुवर्ण को कौन खोजता है? कवि, व्यभिचारी और चोर। ये तीनों जो है सुवर्ण को खोज रहे हैं। अभी सुवर्ण क्या है? तो कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। कवि क्या ढूंढता है? सुंदर सुंदर अक्षर ढूंढता है, सुंदर सुंदर शब्द ढूंढता है, शब्दों को मिलाता है, अक्षर बनाता है, अक्षरों को मिलाता है, शब्द बनाता है, शब्दों से वाक्य बनाता है। तो कवि सुंदर वर्ण, सुवर्ण। चोर है वो सुवर्ण यानी कि स्वर्ण। भैया चोर तो स्वर्ण ढूंढेगा ना, सोना ढूंढेगा, तो चोर सोना ढूंढता है। एंड व्यभिचारी होता है गृहस्थी, जो एक तरह से रफ लैंग्वेज कहते हैं, ठरकी टाइप के लोग। अब ठरकी टाइप के लोग क्या ढूंढते हैं? सुंदर वर्ण, सुंदर लड़की, सुंदर सुंदर चाहिए उन्हें हर जगह। तो एक ही सुवर्ण, कवि के लिए सुंदर वर्ण, चोर के लिए स्वर्ण और व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण। तो 3 इसके अर्थ हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे काव्य में हैं जो आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। एक और है कि जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारे बढ़े, करे बड़े अंधेरों होए। तो यहाँ पर जो बढ़े शब्द है ना उसके भी 2 अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला अलंकार है अतिशयोक्ति, और इसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी हो, है ना। कई बार तारीफ में आप ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, तो कुछ वही अनलिमिटेड अतिशयोक्ति में होता है। आइए देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का ऐसा वर्णन कर दे लेखक, कवि, कि मतलब असंभव लगे, है ना। गाना है, फिल्मी एक मूवी है कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। मतलब हीरोइन जो है वो उत्तराखंड में है और हीरो झारखंड में है, और वो परफ्यूम उसने ऐसे लगाया कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। भाई कमाल का परफ्यूम होगा, है ना। मुझे तो लगता है कि मुझे तो लगता है एक परफ्यूम होता है ना कोबरा, तो शायद कोबरा लगाया होगा, या कोई और परफ्यूम है जो इतना खतरनाक है। भाई कुत्ते की भी इतनी सूंघने की शक्ति नहीं होती कि झारखंड और उत्तराखंड इतनी दूरी खुशबू से पहचान लेगा। लेकिन कुछ ऐसी बात कर जाता है लेखक या कवि या जो गाने बनाते हैं, जो कविताएं बनाते हैं, जो असंभव लगे। आपको क्या लगता है ये कौन सा परफ्यूम होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो लगता है कोबरा होगा, है ना। आगे देखो कि छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मतलब काजल लगाने से छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। जो हीरो हैं वो हीरोइन की तारीफ में कह रहा है कि सारे नज़ारे छुप गए, मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो कि तूने दिन में लगाया काजल, तूने काजल लगाया आँखों में और दिन में रात हो गई। भाई काजल लगाने से रात होती है क्या? पर लोग तारीफ कर जाते हैं, तू कहे तो चांद तारे तोड़ लाऊं मैं, तू कहे तो धरती आसमान एक कर दूं मैं, है ना। और किसी ने कहा भाई करके देख ले, तो पता लग जाता है सारी हेकड़ी। बाकी आपने कौन कौन सी डायलॉग मारते हुए देखा है लोगों को अतिशयोक्ति में? मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट आप ज़रूर करें, है ना। मज़ा आना चाहिए, ये कमेंट से भर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे कमेंट कि तूने दिन में लगाया काजल और रात हो गई। अब काव्य के एग्जाम्पल देखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि हनुमान की पूंछ में जब लंका गए थे तो अभी आग लगाई नहीं है, लगाने को है कि लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। भाई
अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि सारी लंका भी जल गई और निशाचर यानी सारे राक्षस भी भाग गए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? पहले आग तो लगने दो पूंछ में, जब आग लगेगी तभी तो हनुमान जी लंका जलाएंगे, सारे राक्षस भागेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी तेज़ से आग लगी कि बस आग लगी और सारी लंका जल गई। मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। आगे है कि पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 8वीं कक्षा में सुदामा चरित एक कविता है। जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं तो जब सुदामा को कृष्ण देखते हैं, उसकी दीन दशा देखते हैं, तो वो इतना रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। लोटा रखा हुआ पानी का, लेकिन कृष्ण ने पानी के लोटे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन नैनन के जल से पग धोए। आंखों से आंसू आ रहे, पानी हो गया और पैर धुल गए, है ना। आपने भी सुना होगा कई बार, आपकी मम्मियाँ कहते होंगे कि भाई इतना मत रो, तुमने तो गंगा यमुना बहा दी। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल आपके घर में, आपके आसपास पड़ोस में, आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अतिशयोक्ति वाले डायलॉग बोलते हैं ना? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो बड़ा तेज़ था। अब एक नदी थी, राणा जी सोच रहे हैं कि भाई कैसे मैं पार उतरूँ, सोचते ही रह गए, इतने में घोड़ा पार भी पहुंच गया। भाई इतनी बड़ी नदी है और राणा जी के सोचने से ही, कहने का मतलब है कि घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता था। और उसका वर्णन किया है कि घोड़ा जो है, राणा जी सोचते ही रह गए और घोड़ा पार भी चला गया, है ना। तो भाई अतिशयोक्ति तो मज़ा आ जाता है। हमारे घर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पड़े हुए हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला देखते हैं। अगला बहुत ही सुंदर और आसान सा अलंकार है, रूपक अलंकार। और रूपक का अर्थ होता है आरोप करना, थोप देना, है ना। यानी कि जब हम किसी पर किसी चीज़ को थोप देते हैं, आरोप कर देते हैं, तो वो रूपक अलंकार होता है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, इतना ज़्यादा गुण या दोष भी हो सकते हैं, जब गुण या दोष की अत्यंत समानता, बहुत क्लोज होना, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मान लीजिए आपके आसपास गली मोहल्ले में कभी रामलीला होती है, तो रामलीला में जो राम का पात्र बना हुआ होता है, वो आपका चाचा या भाई या कोई भी रिलेटिव जान पहचान का हो, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये राम है। ऐसे नहीं कहते कि ये मेरा चाचा राम है, आप कहते हैं कि ये राम ही है जो रोल कर रहा है। तो आपने क्या करा, राम का उसमें आरोप कर दिया। अब वो आपका चाचा रामू श्यामू रिंकू टिंकू नहीं है, बल्कि अब उसमें राम का आरोप हो गया है। देखिए जैसे चांद मेरा दिल, तो गाना है कि चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। चांद मेरा दिल मतलब जो मेरा दिल है वो चांद है, चांद की तरह नहीं है, मेरा दिल ही चांद है और तुम कौन हो, चांदनी हो। खुद को चांद बता दिया और अपनी जो प्रेमिका है उसे चांदनी बता दिया। तो वो चांदनी की तरह नहीं है, वो राम की तरह नहीं है, बल्कि वो राम ही है। मेरा दिल चांद की तरह नहीं बल्कि चांद ही है, और तुम चांदनी की तरह नहीं बल्कि चांदनी ही हो। जैसे कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। तो कई बार हमने ये गाना सुना होगा, और आपके घर में मम्मी पापा भी कई बार आपको बोलते होंगे कि तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है। ऐसे नहीं कहते कि तू सूरज की तरह है या तू चंदा की तरह, वो कहते तू चंदा ही है, तू सूरज ही है। तो सूरज का आरोप कर दिया है अपने बेटे के ऊपर, या चंदा का आरोप कर दिया है बेटे के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर फिल्मी गाने जो एग्जाम्पल हैं काव्य से, कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण और कमल में रूपक अलंकार है। जो चरण है, जो पैर है, वो पैर नहीं मानो कमल है ना। तो कमल के तरह कोमल पैर कहने के लिए उन्होंने पैरों को ही, कमल को ही पैर और पैरों को कमल बना दिया पूरा। इसी तरह से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
तो ये एग्जाम्पल कई बार आ जाते हैं कि मैंने कौन पाया, राम रतन। अपने बेटे को कहा कि मुझे राम की तरह बेटा नहीं बल्कि राम ही रत्न के रूप में मुझे मिला है। तो ये रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार की एक पहचान है कि आपको इस तरह से डैश मिलेगा। ये देखो, जैसे चरण कमल में डैश है, राम रतन में डैश है, इसी तरह से आप पहचान सकते हैं यहाँ पर डैश लगा होता है। तो आइए अगला अलंकार है उपमा। और उपमा आपने कई बार खाया भी होगा। साउथ इंडियन काफ़ी फेमस फूड है उपमा। उपमा का अर्थ है तुलना या समानता। उपमा मतलब होता है एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना या समानता करना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना हो या समानता की जाए, वहाँ आपका जो है उपमा अलंकार होता है। यानी कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना हो, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना या समानता हो, या किसी व्यक्ति की तुलना समानता वस्तु से हो या वस्तु की व्यक्ति से हो, किसी भी तरह से हो सकती है। आइए इसकी कुछ पहचान है। समानता सूचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, समान, सरिस, तुल्य। ये शब्द बीच में आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग भी होते हैं। पहला है उपमेय। उपमा अलंकार में ये चारों चीज़ें होती हैं। उपमेय होगा, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। भाई तुलना करने के लिए या तो 2 चीज़ें चाहिए, या 2 इंसान चाहिए, या एक वस्तु एक इंसान हो। तो जिसकी तुलना हो रही हो वो उपमेय है। जिससे तुलना की जा रही, समानता की जाए, वो उपमान है। और वाचक शब्द 4 चीज़ें होती है उपमा में। वाचक शब्द का मतलब होता है जो तुलना या समानता के लिए यूज़ हो रहे हों। सा, सी, से, सम, समान, सरिस, ये सारे। और साधारण धर्म, भैया 2 लोगों में तुलना तभी तो होगी जब साधारण धर्म होगा, समान धर्म होगा। उपमेय और उपमान में एक जैसे गुण या दोष होंगे। अब कोई पतला सा आदमी है, उसे तो नहीं कहेंगे हाथी जैसा, या कोई बहुत पतला सा इंसान हो तो उसे, या कोई मोटा सा इंसान हो उसे मच्छर जैसा नहीं कह सकते। मतलब मोटे इंसान को ही हाथी से तुलना या समानता की जाएगी, पतले इंसान को हम छिपकली या मच्छर इस तरह से कह देते हैं आम तौर पे। अब देखो यहाँ पर कुछ हम इसके एग्जांपल देखते हैं, फिल्मी गाने और एग्जांपल जो है काव्य के। तो सबसे पहले गाना समझ लेते हैं कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है ना। तो पहली बात तो ये है कि पहचान के लिए यहाँ पर जो सा है और ये सी है, ये आया है, तो आप समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है। दूसरा, फूलों सा चेहरा तेरा, तो जो तुलना की जा रही है फूलों का चेहरे से तुलना की जा रही है ना। दूसरे हैं कलियों सी मुस्कान है, और जो मुस्कान है उसकी तुलना कलियों से की जा रही है, तो तुलना हो रही है यहाँ पर, आप समझ जाइए उपमा अलंकार है। और सा, सी, से, सम, समान आएगा। काव्य में देखेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये जो सरिस शब्द है यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन भी डोल गया, तो काँप गया। तो पीपल का पत्ता और मेरा मन दोनों की तुलना की जा रही है, और शब्द आया है सरिस। दूसरा देखो, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, नीले आसमान की तरह मेरा दिल भी रो रहा था, है ना। तो अपने दिल की तुलना की गई है नीले आसमान से, सा शब्द आया है। तीसरा देखो, गंभीर सा, सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय कैसा हो, सागर की तरह हो। तो जो हृदय की तुलना की गई है सागर से की गई है, गंभीर होना चाहिए, सा शब्द आया है। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन कैसा हो, गिरी यानी कि पहाड़ की तरह ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर सा, सरिस, सी, सम, समान, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, आप समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है। आगे अगला अलंकार देखते हैं। तो अगला अलंकार है मानवीयकरण, और बहुत ही आसान सा है, इसे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। मानवीकरण जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है मानव, मानव का मतलब होता है इंसान, सजीव। मानव की तरह वर्णन, जब हम किसी भी चीज़
उसका वर्णन मानव की तरह करे, इंसानों की तरह करे, है ना। तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है जहाँ किसी निर्जीव, ये ध्यान रखें कि किसी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव की तरह किया जाए। भाई कई बार आपने देखा होगा कि एक कपिल देव का उदाहरण आता था कि क्या जूते भी सांस लेते हैं। तो भाई जूते तो निर्जीव हैं, सांस कैसे ले सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा आपके घर में दीवारों के भी कान होते हैं। तो भाई दीवारों के कान तो हमने देखे नहीं, है ना। तो ये क्या है, मानवीयकरण है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह जहाँ पर वर्णन किया जाए। गाना है यहाँ पर कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो भाई सफ़र सुहाना और मौसम हंसी कैसे हो सकता है, क्योंकि सफ़र भी निर्जीव है, मौसम भी निर्जीव है, लेकिन हसीन कौन है, जो सुंदर होती है। और आम तौर पे लड़कियों को कहा जाता है कि वो हसीन है या वो हसीना है ना। अब भैया निर्जीव को कैसे हसीना कह सकते हैं, लेकिन कह दिया भाई गाने में। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। जो बाराती हैं, जो शादी पार्टी में गए होंगे, तो जो बाराती हैं उन्हें तारे कह दिया, है ना। भैया तारे और बाराती में कहाँ निर्जीव और सजीव। और जो चांदनी है वो बारात है, तारों की जो चांदनी है उसे बारात बता दिया। तो ये तो हुआ फिल्मी गाना। अब आ जाते हैं काव्य में कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्लास 9th में एक कविता है, मुझे आप कविता का नाम नीचे कमेंट में बताएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सारे नंबर, आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के कौन सी कविता है। यहाँ पर जो बादल हैं उनको सज के, सवर के और बड़े बन ठन के आने की बात की गई है, जैसे दामाद आते हैं ससुराल में। तो भैया बादल कोई सजीव तो है नहीं जो कोट पैंट टाई लगा के आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने निर्जीव को सजीव की तरह वर्णन किया है। एक और देख लो कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। तो भैया कलियां तो दरवाजे खोलेंगे नहीं, और झुरमुट यानी कि दरवाजे के पीछे ओट में शर्माती है, मुस्काती है। तो मुस्कुराने का काम या दरवाजे खोलने का काम, शर्माने का काम सजीव का है, कलियों का नहीं है, फूलों का नहीं है। और यहाँ पर फूलों और कलियों का वर्णन सजीव की तरह किया गया है। फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई। और ये एग्जाम्पल कई बार आपको एग्जाम में आते हैं, फूल हंसते हुए, कलियाँ मुस्कुराते हुए। जबकि फूल और कलियाँ दोनों निर्जीव हैं, भले ये साइंस की लैंग्वेज में सजीव हों, बट क्योंकि चलते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं, इसलिए इनको निर्जीव ही कहा जाता है। और फूल हंस नहीं सकते, कलियाँ मुस्कुरा नहीं सकती, फिर भी यहाँ पर बात की गई है। तो ये हमारा है मानवीयकरण, बहुत आसान इसे छांटना। आइए एक और आगे देखते हैं। तो अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण जब इतना क्लोज रिलेशन हो उपमेय और उपमान में, तो उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना हो। मतलब उपमेय कौन है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान कौन है, जिससे तुलना की जाए। जब उपमेय ही उपमान को इतना क्लोज कर दिया जाए कि हमें अंतर समझ में नहीं आए। एक तो ये होता है कि चांद की तरह सुंदर। तो भैया चांद की तरह सुंदर है, हमें समझ में आ रहा है कि जो चांद है वो ज़्यादा सुंदर है लड़की से, है ना, क्योंकि वह चांद की तरह सुंदर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि चांद में और लड़की में सुंदर कौन है, जब कन्फ्यूज हो जाए, कल्पना करना मुश्किल हो, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके पहले कुछ ट्रिक समझ लेते हैं पहचान की। पहचान की ट्रिक है कि पंक्तियों के बीच में आपको मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, जैसे कुछ इस तरह के शब्द आएंगे। तो आपको पहचान कर लेनी है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। देखिए फिल्मी गाना है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। लड़की को देखा तो ये लगा कि जैसे खिलता गुलाब है। ऐसे नहीं कहा कि ये खिलता गुलाब ही है, ये भी नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा कि खिलते गुलाब की तरह है। ऐसे लगा जैसे ये खिलता ही गुलाब है, जैसे ये शायर का ख्वाब है। तो पहला ट्रिक तो ये
कि जैसे शब्द आया है, देखो जैसे शब्द आ जाए तो आपका उपमालंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, गुण की समानता बहुत ज़्यादा है कि हम उपमेय में उपमान की संभावनाएं कल्पना कर रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। पहली बात तो ये है कि जो मनु है वो यहाँ पर शब्द प्रयोग हो गया है, तो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, इसके अर्थ को समझ लें कि वो कह रहे हैं कि बढ़त ताड़ को पेड़ या, जो ताड़ का पेड़ है वो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि मानो आसमान को चूम ले, है ना। तो मतलब इतना संभावना लग रहा है कि भाई लंबा सा पेड़ है, ताड़ का पेड़ आपने देखा होगा बहुत लंबा होता है ना, नारियल का, ताड़ का, ऐसा लगता है बस आसमान को चूम ले, आसमान को छू ले। तो ये बस अत्यंत समानता जहाँ पर लगे हमें। दूसरा है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मानव शब्द है उसका प्रयोग हो गया है। दूसरा, आप इसके अर्थ को समझ लो कि उस काल मारे क्रोध इतना आया कि तनु कांपने उनका लगा। भैया इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि शरीर कांपने लगा, मानो ऐसा लगा कि सोता हुआ सागर जगने वाला है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप कि आपको अलंकार फिल्मी गानों से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। कौन सा अलंकार छूट गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसे लगे, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है आपके लिए, रिसर्च से मैं गाने लेकर के आया हूँ हर अलंकार के। तो अब आपको एक प्यारा सा अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट में। मुझसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह से जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की, तो आप वो भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर के क्लिक करके अमेजन से बेस्ट प्राइस में ले सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।